time we were just discussing about the Rabi crops, and we have started the production technology of wheat crop. So I'm just skipping all these general information. Okay, last time we were at the wheat uses. Okay, the next is the nutritive value of wheat. We know that wheat is rich source of carbohydrate, protein, different kinds of vitamins and minerals, and about 11 to 12% protein is found in wheat. But if we see the wheat as a complete food, that it is not true, because it is also deficit in some amino acids, and especially when we go for the white or white flour, means when we remove the epidermis of the kernel or grain of the wheat, then we lost some important minerals. So that's why, just to supplement or to fulfill the nutritive or nutrition, we have to combine that wheat product in the form of chapati or in other form of wheat or flour. We have to mix it with other food material which is the rich source of protein. Means rice, wheat, these are the good source of carbohydrate. They can provide you a very good amount of carbohydrate, but their protein content is very less. So many of time or in the ancient time, you have seen the combination of different kinds of food. हमेशा हम लोग दाल के साथ चावल ही क्यों खाते हैं, या रोटी के साथ दाल रोटी हो गया, या दूसरे प्रोटीन से सब्जी हो गया, इस टाइप से, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, ये इस चीज को ध्यान में रख के बने हुए हैं पहले से ही, या जैसे जैसे आदमी का अपना जो माइंड डेवलप करते गया, उसने ये सारी चीजें कंबाइन की कि अगर एक फूड मटेरियल किसी एक पर्टिकुलर मिनरल्स में, विटामिन्स में या प्रोटीन्स में या किसी अदर न्यूट्रिटिव वैल्यू में कम है, तो उसको हम फुलफिल कैसे करें, क्योंकि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में हर एक विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट या जो भी है, इन सब का एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए। तो वो सारी की सारी कैसे फुलफिल होती है, एक पर्टिकुलर चीज अगर सिर्फ आप रोटी खाते हो या सिर्फ चावल खाते हो तो उससे फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे आपका राइस और दाल अगर खाते हो, तो राइस क्या है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन 60% आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपका पेट भर जाएगा। लेकिन सिर्फ पेट भरने से मतलब नहीं है, आपकी बॉडी को डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह भी चाहिए। तो इसलिए दाल उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन से दाल लेते हैं, क्योंकि दाल इज द रिच सोर्स, मीन्स मोर देन 20% प्रोटीन इज फाउंड इन एनी काइंड ऑफ दाल। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर द इम्पोर्टेंस एंड कितना एरिया है उसका, क्या है, ये सारी चीजें आपको पहले दिया हुआ है कि इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना एरिया है, ये सारी की सारी डेटा आप लोग याद रखना। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट जो रिसेंट डेटा होता है वो आपको अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जो एक्सटर्नल आप लोग का है उसमें जनरली पूछता है कि कितना एरिया है, या वर्ल्ड में कितना वो कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई करता है इन टर्म्स ऑफ एरिया या प्रोडक्शन। ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना, वो पहले स्लाइड में बताया गया है। अभी नेक्स्ट है कि व्हीट का इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ। थोड़ा बहुत आप लोग को इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आप व्हीट क्रॉप पढ़ रहे हो या कोई भी क्रॉप पढ़ रहे हो, तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया। तो अर्लियर क्या था, एट द टाइम ऑफ अवर इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे हम लोग फूड सफिशिएंट नहीं थे। मीन्स पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा था, बट हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं था, इतनी हमारे पास नॉलेज नहीं थी कि हम लोग अपना जो भी इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को फुलफिल करें, या फिर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका हम बहुत स्मार्टली यूज करें, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बढ़ा सके। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द 60s, उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ कुछ हाइल्डिंग वैरायटीज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके इंडिया में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या इंडिया में कुछ नहीं हो रहा तो बाकी वर्ल्ड में भी नहीं हो रहा। बाकी वर्ल्ड सब में भी कुछ कुछ रिवोल्यूशन टाइप के वर्क्स हो रहे थे, रिसर्च हो रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं नॉलेज एक दूसरे से शेयर होता है।
तो उस टाइम पे क्या हुआ था आपका, कुछ हाई यील्डिंग वैरायटीज के बारे में बहुत सी चीजें चल रही थी कि हाँ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऐसी डेवलप की गई हैं राइस और व्हीट की, दैट कैन प्रोड्यूस अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। तो उस टाइम पे कुछ जो 60s था आपका, ये कुछ हाई यील्डिंग वैरायटीज का इंपोर्ट किया गया, उसका इंट्रोडक्शन हुआ इन इंडिया और उसको ग्रो करके देखा गया। तो जो भी हमारी एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी उसके कंपैरिजन में जो ये हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, क्योंकि नाम इनका इसलिए बड़ा हाई यील्डिंग वैरायटीज पोटेंशियल प्रोग्राम, क्योंकि इनका जो पोटेंशियल ही था, क्योंकि क्या है आप बाहर से कोई रिसोर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हो प्लस कुछ उसका अपना जेनेटिक पोटेंशियल है, तो इन सब का जेनेटिक ही पोटेंशियल इतना हाई था कि ये लोग थोड़े, अगर प्रॉपर अमाउंट में आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, थोड़ा बहुत कम भी दे रहे हो तो भी अच्छा ये परफॉर्म कर रही थी और अच्छा ईल्ड दे रही थी। तो 1960s में हुआ देखा गया कि जब अर्लियर क्या था, जो भी हम लोग व्हीट प्रोड्यूस कर रहे थे उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं था, बट जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ हाई यील्डिंग वैरायटीज का, उस टाइम पे बम्पर ईल्ड हुआ। ठीक है, इतना ईल्ड हुआ कि हम लोग इंपोर्ट करते थे व्हीट का, लेकिन जब ये हाई यील्डिंग वैरायटीज का इंपोर्ट हुआ, उनका इंट्रोडक्शन हुआ, तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। मीन्स इंपोर्ट नहीं करना पड़ा हमें, सारी की सारी जो भी हम लोग का इंक्रीजिंग पॉपुलेशन था, वी आर सफिशिएंट टू फीड देम। ठीक है, तो एक टर्म्स आया उस टाइम पे आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। एंड हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, कोई बोलो। मैम नॉर्मन बोरलॉग। वेरी गुड, नॉर्मन बोरलॉग फ्रॉम मैक्सिको। ठीक है, तो जो भी इम्प्रूवमेंट का आपका प्रोग्राम चला, ठीक, वो डॉक्टर बीपी पाल थे, वो आपके आईआरआई न्यू दिल्ली में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने शुरू किया कि ऐसा क्या हम लोग वर्क करें, क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमारे जो भी एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं या जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, हम लोग ऐसा क्या करें कि प्रोडक्शन हम लोग का बढ़े। हर चीज तो इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने मतलब ये प्रोग्राम शुरू किया कि हाँ एक हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम लोग अवेयरनेस जनरेट करेंगे अमंग द फार्मर्स, अमंग द साइंटिस्ट, जिससे उन लोग को पता चलेगा कि हाँ नई वैरायटीज भी होती हैं। क्योंकि फार्मर्स का क्या है, एक वैरायटीज अगर पकड़ लिया, अच्छा ईल्ड दिया, तो बहुत सालों तक उसको रिपीट करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो लोग सीड को चेंज करते हैं। क्या है कि खुद ही ग्रो किया, उसमें से कुछ अपना यूज किया, बाकी जो बचा उसको सीड के लिए बचा के रखते हैं। तो मीन्स क्या है, धीरे धीरे कई टाइम्स वो यूज होता है, तो उसका जो भी जेनेटिक पोटेंशियल होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हुआ कि हाँ हम लोग ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिससे कि सारी की सारी जो भी अपडेट होगा या जो भी नॉलेज होगा उसको हम लोग शेयर कर पाएंगे, जिससे कि हम लोग का टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारी जो वैरायटीज थी वो बहुत कम ईल्ड देती थी, वो बहुत ही जो क्या था कि उनका हाइट बहुत ज्यादा होता था। और लोग जो जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं अपने व्हीट वैरायटीज को बिफोर द अराइवल ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और वी कैन से बिफोर द 1968, जो भी वैरायटीज हम लोग यूज करते थे, कितना भी आप उसमें इनपुट प्रोवाइड करो इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन और एनी अदर केमिकल्स, वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देता था जितना हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो इसीलिए और हुआ कि हाँ हम लोग इतना कुछ करके देते हैं, तो आखिर क्यों नहीं हम लोग को प्रोडक्शन इतना मिलता है। ठीक है, तो फिर हुआ जैसे जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, उस टाइम पे दो वैरायटीज इंपोर्ट की गई थी। जो ये नॉर्मन बर्लॉग थे, उनका वर्क बहुत अच्छा चल रहा था वहां पे मैक्सिको में, और वो उनकी जो हाइलिंग वैरायटीज थी, जो भी वैरायटी उन्होंने यूज किया था व्हीट का, वो बम्पर ईल्ड दे रही थी, और दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू एनी काइंड ऑफ इनपुट्स। मीन्स आप चाहे ज्यादा फर्टिलाइजर्स दो, इरिगेशन दो, मीन्स जितना हम लोग देते थे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता था। मीन्स लॉस नहीं होता था। हमारी वैरायटीज में हम लोग क्या करते थे, देते थे उतना ज्यादा देते थे, बट जिस हिसाब से हम लोग इनपुट्स या फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते थे अपने वैरायटीज को, वो उतना गेन नहीं कर पाते थे, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। मीन्स कहीं ना कहीं जो भी हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते थे वो हमारा लॉस होता था। बट इनके वैरायटीज में क्या था, जैसे जो भी वहां से वैरायटीज इंपोर्ट होके आई, उनमें एक स्पेशल कैरेक्टर्स था, जो कि उसके हाइट को, क्योंकि जो भी अगर ज्यादा आप हाइट में देखोगे, अभी भी आज के डेट में भी अगर कोई ऐसा क्रॉप है जिसका हाइट बहुत ज्यादा है,
ठीक है। अगर उसको आप ज्यादा फर्टिलाइजेशन देते हो, स्पेशली अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो दे आर टेन टू लॉज, मीन्स उसमें लॉजिंग हो जाएगा, और लॉजिंग के बाद बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें, जैसे आपका फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर राइपनिंग रुक जाती है, जो भी उसका प्रोसेस होता है वहीं पे रुक जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इससे लॉसेस बहुत होते हैं। तो इनकी जो वैरायटीज थी, इन्होंने रिस्पॉन्सिव कैसे, उन्होंने क्या किया था, कुछ एक नॉरिन 10 ड्वार्फिन जीन्स था जिसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रीडर्स ने। तो उसकी वजह से जो भी वैरायटीज थी इनकी हाइट में शॉर्ट हो गई थी, तो ये लोग जितना ज्यादा, मीन्स और भी इनकी जो क्या थे, उनके जो पोटेंशियल्स थे या जेनेटिक और भी कैरेक्टर्स थे, उसको इन लोगों ने इम्प्रूव किया था, जैसे कि वो रेजिस्टेंट हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, लॉजिंग ना हो, उनके जो ग्रेन्स है, एक एक ग्रेन्स जो है वो शाइनी हो, अच्छा वेट हो। ठीक है। तो एक उन लोगों ने ड्वार्फिंग, ये हमेशा याद रखना, जो वीट में है उसकी जो हाइट को रिड्यूस करने के लिए जो जीन यूज किया गया था, वो नॉरिन 10 ड्वार्फिंग जीन को यूज किया गया था। ठीक है। तो वो सारी की सारी वैरायटीज क्या हुई, यहाँ पे जितनी भी जो वैरायटी थी सब में नॉरिन 10 ड्वार्फिंग जीन्स था, जिसमें उनका हाइट रिड्यूस हुआ था। तो वो जितनी भी वैरायटीज आईआरआई में जब इम्पोर्ट की गई, तो वहां के फार्म में फर्स्ट टाइम लगाई गई थी। ठीक है। ड्यूरिंग 60s जब वहां पे लगाया गया, तो देखा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी उसके कंपेरेटिवली बहुत अच्छा ईल्ड दे रही है, और काफी रिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स द इनपुट्स। अब क्या था वहां पे, तो अच्छा परफॉर्म किया रिसर्च स्टेशन पे। बट आप फार्मर को अगर आप ऐसे ही जाके बोल दो कि हाँ आप ये वैरायटी यूज कीजिए, ये बहुत अच्छा ईल्ड देती है, वो ऐसे नहीं मानते हैं। और क्या हुआ था कि उस टाइम पे कोई भी फार्मर जल्दी एग्री नहीं होता था कि हाँ आप मेरे फील्ड पे, क्योंकि बहुत पुअर थे, अभी भी पुअर है, बट उन लोग को, आज के जो फार्मर्स है काफी अवेयर है अबाउट द टेक्नोलॉजी, अबाउट द वैरायटीज, बट अर्लियर फार्मर्स इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने आईआरआई के फार्म पे तो लगाया, फार्मर्स को बोला कि आप भी अपने ईओस पे फार्म पे लगाइए, अच्छा ईल्ड देगा। वो लोग ऐसे नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को कलेक्ट किया, उन लोगों के फील्ड पे उन लोगों को एग्री किया कि मतलब एक उसमें लेना, कॉन्फिडेंस में लिया उन लोगों ने कि अच्छा ईल्ड देगा। तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स का क्या है, वो लोग नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, दे आर द रिस्क बियरिंग, मीन्स कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी होती है रिस्क बियर करने की, थोड़े से एनरिच्ड होते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने फार्म पे लगाया, जब उन लोगों का बहुत अच्छा ईल्ड आया, तब जो लोकल फार्मर्स थे उन लोगों ने अडेप्ट किया, उन लोगों ने देखा कि हाँ जो साइंटिस्ट बोल रहा था वो गलत नहीं, वो सही बोल रहा था, रियली ये जो वैरायटीज आई हैं इम्पोर्ट होके, ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तब क्या हुआ कि सारे के सारे जो फार्मर्स थे उन वैरायटीज को अडेप्ट करने लगे, जो कि थोड़ी ड्वार्फ इन नेचर थी। ठीक है। और जब सारे फार्मर्स ने यूज किया, तब जाके देखा कि हाँ इतना अच्छा ईल्ड आ रहा है, वो बहुत अच्छा, दे ऑल द वैरायटीज वर वेरी गुड इनपुट रिस्पॉन्सिव। इस वजह से इतना ईल्ड हुआ, हर एक फार्म पे जिसने भी यूज किया वीट को लेके काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ। तब से ही हम लोग का क्या हुआ, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का टर्म्स आया, और सबके दिन उसी टाइम से बदले, तभी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1967 टू 68, इसलिए उस एरा को ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ कुछ वैरायटीज थी, जैसे कि जो क्रॉस, क्योंकि ब्रीडर्स का काम है, सारे के सारे जो अच्छे क्वालिटी होते हैं, जरूरी नहीं कि आपके एक ही वैरायटी में हो, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में उन लोगों ने देखा कि कौन सी स्पीसीज में कौन सा पॉजिटिव या प्लस पॉइंट है। हो सकता है कि किसी में डिजीज रेजिस्टेंस की पावर ज्यादा है, किसी में हाइट को या लॉजिंग को रिड्यूस करने का कुछ पोटेंशियल है, तो इस टाइप से देगा। किसी का पेनिकल जो है या स्पाइक जो वीट का होता है वो बहुत अच्छा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो उसमें डिजीज होने के या फिर जो आपके बर्ड के थ्रू इन्फेक्शन होता है या इन्फेस्टेशन होता है उसका कम होगा। किसी में ऑन्स होते हैं, किसी में नहीं होते, तो डिफरेंट डिफरेंट उन लोगों ने सेलेक्ट किया कि किसका कौन सा डिजायरेबल कैरेक्टर हमें चाहिए, तो उन सबको उन लोगों ने आपस में क्रॉस करके डिफरेंट डिजायरेबल वैरायटीज बताई उसमें, जैसे कि आपका ट्रिटिकम एस्टिवम था, कॉम्पैक्टम था, स्फेरिकोकम था, ये अलग अलग वैरायटीज है जिसको आपस में इन लोगों ने क्रॉस करके नई वैरायटीज को जनरेट किया। ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, मीन्स कौन कौन से हमारी कंट्री में स्पेशली कितने, बहुत सी स्पीसीज है व्हीट की, बट वी जनरली ग्रो ओनली 3 टाइप ऑफ व्हीट इन अवर कंट्री, नेमली ट्रिटिकम एस्टिवम, ड्यूरम एंड ट्रिटिकम डाइकोकम। अगर हम शेयर देखें कि प्रोडक्शन में कितना ज्यादा किसका शेयर है, तो नो डाउटली आपका जो ट्रिटिकम एस्टिवम है
इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है शेयर में, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रो होती है और ज्यादातर ये आपका सेंट्रल से लेके नॉर्थ से लेके सेंट्रल है ईस्ट वेस्ट तक ही इसको ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा इरिगेशन ज्यादा चाहिए, कूल टेम्परेचर। वैसे सारे वीट को ही कूल टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये विंटर वीट वो विंटर सीजन की क्रॉप है। तो ज्यादातर जो आपका नॉर्दर्न है, आपका सेंट्रल पार्ट है, इसमें आपका ट्रिटिकम एस्टिवम ही ग्रो करता है, इसी को ग्रो किया जाता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम और देन सबसे कम है आपका ट्रिटिकम डाइकोकम। ये सब जो है आपका सेंट्रल से लेके टुवर्ड्स साउथ में यूज होता है, क्योंकि ये जो दोनों जो आपकी वैरायटीज हैं ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम, ये थोड़ी हार्ड इन नेचर होता है, इनको हार्डी वीट भी बोलते हैं। क्योंकि क्या है आपका सेंट्रल से आगे आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको उतना कूल टेम्परेचर नहीं मिलेगा जितना नॉर्थ में आपको मिलता है, और इसको क्या है आप काफी चिल टेम्परेचर चाहिए वीट के लिए। तो ये सब क्या है कि इनका थोड़ा प्रोडक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू ट्रिटिकम एस्टिवम, ये कम प्रोड्यूस करते हैं बट हार्डी इन नेचर होती हैं। ये क्या है कि आपको जो एस्टिवम है आप इरिगेशन अगर कम कर देते हो तो जैसे इरिगेशन या न्यूट्रिएंट्स जो भी है आप कम करोगे, इसका प्रोडक्शन भी कम होगा। लेकिन ये जो ट्रिटिकम ड्यूरम डाइकोकम ये है स्पेशली क्या है कम इरिगेशन में भी ये परफॉर्म करती हैं, इसे इनको हार्डी वीट भी बोलते हैं। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, ये आपका एस्टिवम है, सबने देखा होगा अपने फील्ड में जिसके पास भी फार्म एरिया होगा। ये ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम ड्यूरम है। एक्चुअली क्या इसमें है आप पिक्चर से ही देख सकते हो, ये थोड़ा सा मेच्योर है, बाकी दोनों थोड़े अनमेच्योर है। स्पेशल क्या होता है नेक्स्ट में है इसका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉफ्ट वीट हो गया और हार्ड वीट हो गया। हार्ड वीट में आपका ड्यूरम डाइकोकम दोनों आएंगे, सॉफ्ट वीट में आपका ट्रिटिकम एस्टिवम आएगा। अगर देखा जाए तो जैसे ईयर का हम बात करें तो जो आपका एस्टिवम है उसमें ऑन्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही होता है। ठीक है, जैसे आप इसमें देखो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग ऑन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो एसटीएम है उसमें जैसे इसमें दिया हुआ कि ऑन्स है, कुछ कुछ ऐसी वैरायटीज भी हैं जो ऑनलेस है, लेकिन क्या है कि उसको फार्मर्स ज्यादा प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि ये कई तरीके से प्रोटेक्शन देता है आपके स्पाइक को। कि जब इसमें देखोगे जब हार्ड डफ या फिर मिल्किंग स्टेज आता है उस टाइम पे बर्ड का अटैक बहुत होता है, तो जिस वैरायटीज में ये स्पाइक वगैरह नहीं होता है उसमें बर्ड का अटैक ज्यादा होता है, इसलिए फार्मर्स उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता है, और ये स्पाइक होने की वजह से बर्ड थोड़ा इससे दूर रहता है। ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ रहता है आपका जो ऑन्स है एस्टिवम में। लेकिन इसमें क्या देखोगे आप डाइकोकम और ये ड्यूरम में देखोगे ये पैरेलल ही रहता है, स्ट्रेट रहता है बिल्कुल। इसके फंक्शन है क्योंकि आप जब आप लोगों ने बॉटनी अगर पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा कि कुछ परसेंट जो फोटोसिंथेसिस होता है जब ये ग्रीन होते हैं आपके, तो कुछ पोर्शन ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें से वाटर का लॉस भी होता होगा। अब क्या है कि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है 45 एंगल पे, तो इस पे जो आपका लाइट का इंटरसेप्शन होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा इंटरसेप्शन होने से क्या है एक तरह से प्लस पॉइंट भी है कि फोटोसिंथेटिक हो जाए, जो भी फोटोसिंथेट्स बनेंगे वो आपके स्पाइक में जाएंगे। दूसरा क्या है फोटोसिंथेसिस होने के साथ साथ ये वाटर का लॉस भी करेगा। ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू लॉस भी करेगा। अब क्या है कि आप एस्टिवम को तो बहुत अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, बट जो ड्यूरम और डाइकोकम में क्या है कि ये तो सारी की सारी ऑलरेडी ऐसे एरिया में ग्रो हो रही है जहाँ पे वाटर का शॉर्टेज हो। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा ये क्या है बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल होने से क्या है कि लाइट का इंटरसेप्शन जो भी पड़ता है वो सारा रिटर्न हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ये लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं लाइट को, तो इस वजह से थोड़ा सा ये लोग मॉइस्चर को कंजर्व करके रखते हैं या फिर लॉस ऑफ वाटर को कम कर देते हैं। ठीक है, बाकी और जो डिफरेंस देखोगे जो ये स्पाइकलेट्स हैं, पूरे जो बाली होती है उसको हम लोग स्पाइक बोलते हैं, और जो लूज ये जो बना हुआ है जिसमें कि दाने रहते हैं स्पाइकलेट्स बोलते हैं। इसमें 3 दाने रहते हैं, 3 कर्नल रहते हैं हर स्पाइकलेट में, 2 आपके थोड़े से मोटे होंगे बाकी एक थोड़ा सा छोटा होता है। एस्टियम में अगर देखोगे तो थोड़ा सा लूज होता है, लेकिन जो ड्यूरम और ये आपके डाइकोकम है ये काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी और बस ये कॉम्पैक्टनेस का दिया हुआ है, ऑन्स का दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका, कभी पूछा जाता है कि ड्यूरम और इसमें क्या क्या आपका ये डिफरेंसेस है, देन यू कैन टेल। जस्ट अ मिनट। इसके बाद है जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कितने टाइप के हम लोग वीट
ग्रो करते हैं विद इन द इंडिया। फिर आता है कि ये तो स्पीशीज वाइज हो गया। अब कितने टाइप, असली टाइप जो है वो किस किस टाइप के आपका वीट होता है, किस टाइप के वीट को हम लोग ग्रो करते हैं इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। Then we can see here that only two type of wheat are grown in world, namely winter wheat and spring wheat। ठीक है, विंटर वीट में वो वैरायटीज आती हैं जो थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होती हैं। ठीक है, उनका काफी जनरली जो हम लोग ग्रो करते हैं अपने यहाँ इंडिया में जो वीट ग्रो करते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 120 से लेके 140 145 डेज तक का होता है, कहीं कहीं पे 100 डेज का भी होता है। ठीक है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, जो लेट वैरायटीज होती है उनका ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनको लेट में हम ग्रो कर रहे हैं और मार्च अप्रैल आते आते उसको मैच्योर होना है, तो वो 3 या 3.5 ही उसको मंथ मिल पाता है। स्पेशली जो विंटर वीट होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, और उनका एक स्पेशल होता है कि उनको एक चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। चिलिंग जो है कि मतलब आपको एक टर्म्स पढ़ा होगा कभी, वर्नेलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, मीन्स आपका पूरा बर्फ से ढक जाता है। तो वैसा वाला चिलिंग चाहिए होता है विंटर वीट को, जो कि हमारे वहाँ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वो एनवायरमेंट या वो कंडीशन हमारे यहाँ इंडिया में वो नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग जो वीट ग्रो करते हैं वो विंटर वीट को नहीं ग्रो करते हैं। जो भी हमारे यहाँ वीट ग्रो होता है वो शॉर्ट से मीडियम ड्यूरेशन की ही वीट ग्रो होती है। ठीक है, अगर इसका ड्यूरेशन आप लोग देखोगे तो जहाँ पे भी ग्रो होता है, जहाँ पे जो आपका टेम्परेट जो जोन होते हैं, जहाँ पे आपका ये आइस जम जाता है वहां पे ग्रो होता है। और आइस का क्या है कि जैसे इसको अगर सितंबर अक्टूबर में हम इसको ग्रो कर रहे हैं तो आप देखोगे जून जुलाई में जाके इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, अब सितंबर अक्टूबर में ग्रो करने के बाद क्या होता है कि नवंबर तक जाके या फिर दिसंबर के 15 तक जाके इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब ये 20-21 दिन या 1 मंथ का हो जाता है। तो उसमें क्या है आपका, जैसे आपका टिलरिंग जस्ट स्टार्ट ही होता है, क्राउन रूट वगैरह बन गए होते हैं, तभी आपका स्नोफॉल हो जाता है। स्नोफॉल होने की वजह से क्या है, ऑलमोस्ट आपका वो जनवरी के 15 या 20 या जनवरी के एंड तक वो परसिस्ट करता है स्नोफॉल। तो उस कंडीशन में क्या है, जो विंटर वीट होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो चेक हो जाता है, वो डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। फिर जैसे ही आपका दिसंबर एंड वो जनवरी एंड होता है तो जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो अब 1 महीने तक तो 1-1.5 महीने तक आपका जो क्रॉप था वो स्टेगनेट कंडीशन में था, लेकिन जैसे ही जब आइस मेल्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसका जो ग्रोथ होता है वो डबल स्पीड से होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपके किलर्स वगैरह काफी अच्छे बन जाते हैं। और फिर वो टाइम लेते हैं धीरे धीरे, जो भी टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेट है तो उसको जो मेच्योरिटी के लिए टाइम चाहिए होता है, मेच्योरेशन के लिए या फिर राइपनिंग के लिए जो टाइम होता है वो टेम्परेचर चाहिए होता है 20-25-30 डिग्री सेल्सियस, वो जाके आपको जून जुलाई में मिलता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन की जो भी वैरायटीज होती हैं वो आपके टेम्परेट जोन में ग्रो की जाती हैं, हमारे इंडिया में नहीं ग्रो की जाती है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि अक्सर पूछा जाता है कि हमारे इंडिया में किस टाइप का व्हीट ग्रो किया जाता है, तो वो आता है आपका स्प्रिंग व्हीट, क्योंकि जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो हम इंडिया में प्रोवाइड, या इंडिया में वो कंडीशन नहीं आ पाता है। तो इसलिए जो स्प्रिंग व्हीट्स होते हैं वो थोड़े शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड से होते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो 100 से 145 डेज ड्यूरेशन के होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल आप टाइमली सोइंग करोगे वो आपका हो सकता है कि 140-145 डेज तक का हो, लेकिन आप लेट अगर दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में ग्रो कर रहे हो वो हो सकता है सिर्फ 100 डेज में ही मैच्योर हो जाए, उसकी लाइफ साइकिल ही ऐसी बनी रहती है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, रबी सीजन में जो हम लोग ग्रो करते हैं अक्टूबर या फिर नवंबर में हम लोग ग्रो करके उसको मार्च अप्रैल तक ले जाते हैं। अब जैसे कहीं कहीं पे अप्रैल में या फिर हार्वेस्ट जैसे दिया हुआ है, ये कहीं कहीं पे जैसे हमारे यहाँ भी थोड़े बहुत, जैसे आपका नॉर्थन ईस्टर्न में या फिर नॉर्थ में देख लोगे तो कहीं कहीं पे काफी टेम्परेचर रहता है, जैसे शिमला हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर काफी डाउन रहता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे हमारे यहाँ जैसे 140 दिन में मेच्योर हो रहा था, हो सकता है वहाँ पे 160-170 दिन भी लग जाए, क्योंकि वहाँ पे भी लो टेम्परेचर है, उसको मेच्योर होने के लिए टाइम लगता है। जब तक वो मेच्योर वाला टेम्परेचर नहीं मिलेगा ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पे कुछ कुछ पार्ट में होता है, नॉट ऑल ओवर इन इंडिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको अभी? हेलो, हेलो, यस मैम। यस मैम। सुन रहे हो आप लोग कि सो रहे हो? नो सुन रहे हैं मैम। समझ समझ में आ रहा है ना?
यस मैम। Yes, ma'am. बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर हम देखें जैसे मैंने अभी बताया आपका कि जो लॉन्गेस्ट ग्रोइंग पीरियड वाली जो वीट होती है वो हमारे नॉर्थन इंडिया के हिल्स में होते हैं। कुछ उत्तराखंड का पार्ट हो गया आपका, जम्मू कश्मीर का हो गया, हिमाचल का हो गया, ठीक है, वहां पे भी स्नोफॉल होता है, लेकिन हाँ वो स्नोफॉल आपका 1 मंथ तक परसिस्ट नहीं करता है जैसा कि आपके टेम्परेट जोन में करता है, इसीलिए वो विंटर वीट नहीं हो पाता है। इसको भी हम लोग स्प्रिंग वीट ही बोलते हैं, जो हमारे यहाँ इंडिया में ग्रो होती है, ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे जैसे वही जैसे ड्यूरेशन ऑफ ग्रोइंग जैसे 180 दिन तक जा सकता है, जैसे मैंने बोला आपका, वो भी सिर्फ आपके हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ पार्ट। लेकिन जो जनरल केस में हम लोग देखेंगे वो 120 टू 100 डेज का ही होता है। और जो ये वाला ड्यूरेशन या जो भी ये ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है आपके कि कितने डेज में उसको जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर जर्मिनेशन, फॉर टिलरिंग, फॉर एंथेसिस या फ्लावरिंग, फॉर मैच्योरेशन और राइपनिंग। तो वो एक पर्टिकुलर कब कब कितने दिनों पे मिल रहा है, वो सारा मिला के कितने दिन का होता है, तो लगभग आपके 120 से 140 दिन में वो सारे के सारे टेम्परेचर उस क्रॉप को मिल जाते हैं। तो इसलिए उसका वो ड्यूरेशन है कि इतने डेज में वो जाके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले रहा है, तो इतने डेज का उसका मैच्योरेशन या फिर ड्यूरेशन हो गया। तो आपका 120 टू 140 डेज इज परफेक्ट फॉर वीट ग्रोन इन इंडिया। ये दिया हुआ 100 डेज जो पेनिसुलर इंडिया, जो भी आपका साउथ के जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग रेनफेड की तरह उसको यूज करते हैं, कहीं कहीं पे बारिश हुआ देन इट्स ओके, अगर नहीं हुआ तो एक लाइफ इरिगेशन हम लोग दे देते हैं, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ CRI ग्राउंड इनिशिएशन पे, बस एक ही इरिगेशन पे भी वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कि किस टाइप के हम लोग वीट को ग्रो करते हैं इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। नेक्स्ट आपका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, ये पूरा आपका बॉटनी का पार्ट है। इफ वी सी द बोटेनिकल of wheat crop, then there is two part, one is the root below ground and one is the shoot which is above ground level. अगर रूट में भी हम बात करें, there are two types of root, they are primary root and secondary root. प्राइमरी रूट जो आपका सबसे पहले निकल के आता है, सेकेंडरी जो कुछ दिनों बाद में आता है, जो कि फंक्शनल रूट्स भी बोले जाते हैं। ये आपका न्यूट्रिएंट वाटर का अपटेक करने में हेल्प करता है और जो भी आपका न्यूट्रिशन चाहिए होता है प्लांट को वो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये दोनों सिस्टम है आपके बिलो द ग्राउंड। फिर शूट सिस्टम आता है। शूट में बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका स्टेम हो गया जिसपे कि आपका लीफ अरेंज होते हैं, टॉप मोस्ट पे जाके आपका पेनिकल आता है। तो जो स्टेम है, नॉर्मली स्टेम भी आप बोल सकते हैं, बट अगर पर्टिकुलर क्रॉप देखें तो इसके स्टेम को हम लोग कल्म बोलते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल होता है, हॉलो होते हैं, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, ठीक। फिर लीव्स आता है, इसके पार्ट्स हैं जैसे लीफ शीथ है, लीफ ब्लेड है, लिग्यूल है, ऑरिकल है। अब आप लोग यहाँ पे होते तो अभी तो मैच्योर हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी ऑफलाइन क्लास होंगे आपके, जब आप लोग 5th में जाओगे, अभी तो कोविड के चलते सब कुछ प्रैक्टिकल चीजें तो सारी मिस हो रही हैं, ठीक है। तो उसमें अच्छे से मैं आपको दिखा पाती पूरा लाइव प्लांट, बट कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। जैसे लिग्यूल है, ऑरिकल है, इन्फ्लोरेसेंस है, रेकिस है, स्पाइकलेट्स है, फ्लोरल है, लास्ट में आपका कर्नल है। ये सारे के सारे इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शंस में आते हैं, इसके बॉटनी पार्ट्स हैं। ये आपको सारा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर इनके नाम, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये दिया हुआ है, ये सीड हो गया आपका। सीड को जैसे हम लोग ग्रो करते हैं तो इसमें प्लूमुल कोलेप्टाइल निकल के आते हैं। 1 सेकेंड, साइकिल ऑफ अ व्हीट क्रॉप। वीट ग्रोथ करने के बाद जैसे आपका ये प्राइमरी रूट निकल के आ रहा है, ठीक है, ये शूट निकल रहा है, ये आपका सीड है। आप देखोगे यहाँ पे रूट सिस्टम है, और यहाँ पे देखोगे जहां से आपका शूट निकल रहा है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखोगे इसको क्राउन वर्ड बोला गया है, क्योंकि ये क्या है, आपके प्राइमरी रूट और सीड के जस्ट क्राउन है। क्राउन कहाँ पे हम लोग सर पे पहनते हैं, तो ये क्राउन इसका वर्ड बोला गया, यहीं से आपका जो एक क्राउन रूट निकलता है, ठीक है, जो 21 डेज तक निकल जाता है। और वो स्टेज इरिगेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बाद से ही क्या होता है, आपका टिलरिंग स्टार्ट होता है इसमें, ठीक है। तो ये है क्राउन रूट आपका यहाँ पे निकल गया। क्राउन के बाद जो आपका शूट सिस्टम है अबव द ग्राउंड, या आपका जो है इसको हम लोग टिलर्स या पर्टिकुलर से इसको स्टेम बोलते हैं या फिर कल्म बोल सकते हैं, जिसपे कि आपके लीफ अरेंज्ड है। लीफ में भी कई पार्ट्स बताए, जैसे कि आपका जैसे नेक्स्ट में दिखाती हूँ मैं, ओके। इसमें जैसे आप लोग देखोगे, ये देखो, ये इसमें क्लियर दिख रहा होगा, ये आपका प्राइमरी रूट हो गया, सेकेंडरी रूट हो गया, ये आपका क्राउन रूट क्लियर दिख रहा है, ठीक है। क्राउन रूट तक जब आप फील्ड में देखोगे कभी नेक्स्ट टाइम, जब विंटर में देखोगे नवंबर दिसंबर में, तो उस टाइम पे आप फील्ड में यहाँ पे देखना कि जब क्राउन रूट निकलता है
कोई भी फार्मर पूछोगे कि 21 दिन या 20 दिन का क्रॉप कहाँ पे हो रहा है, तो आप लोग ये क्लियरली देख पाओगे और उस टाइम पे आपको एक या दो उसमें से पिलर्स निकले दिखेंगे। ठीक है। लीफ में ये स्टेम जो हो गया आपका, ये जो कलम है इस पे आपका ये लीफ अरेंज है। लीफ में क्या है कि आपका ये इसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं। ठीक है। और जो पोर्शन आपके कलम या फिर स्टेम को कवर करके रखता है, जिसे अटैच रहता है, उसको हम लोग लीफ शीट बोलते हैं। ठीक है। इसी लीफ शीट पे यहाँ पे जो जॉइंट है, जहाँ से ये निकला हुआ है, और ये जो शीट है इसके यहाँ पे ही एक आपका, जो यहाँ पे मैंने बताया कि एक ऑरिकल और लिग्यूल होते हैं। ठीक है। लिग्यूल हो गया और ऑरिकल हो गया। ठीक। अब क्या है, जो लिग्यूल होता है इसमें जब देखोगे ना, अभी इसमें तो पॉसिबल नहीं है, मैं हटाऊं कैसे। ये लीफ को जब यहाँ लीफ को आप स्टेम से जब अलग करोगे तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन जैसा आपको व्हाइट कलर का एक दिखेगा, आपका जैसे टंग होता है उसी के शेप में दिखेगा, उसको हम लोग लिग्यूल बोलते हैं। और जो पोर्शन या जो एक कॉलर जैसा हुक जैसा होता है, जो अटैच करके रखता है लीफ ब्लेड को स्टेम से, उसको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है ये सब स्पाइकलेट्स। ये तो पूरा इसका शूट का पोर्शन हो गया। निकल नहीं बोल सकते, पेन के वीट में है, इसको हम लोग स्पाइक बोलते हैं। एक पूरे बाली को हम लोग स्पाइक बोलेंगे। तो ये अलग अलग पोर्शन होते हैं, इसको हम लोग स्पाइकलेट्स बोलते हैं। हर एक स्पाइकलेट्स में आपके 3 ग्रेन्स होते हैं, और इसी में आपके जैसे लेमा हो गया, आउटर हो गया, ये फ्लोरेक्स हो गया, ये रेचिला हो गया, जिसपे कि आपका जिग अरेंजमेंट होता है इनका, और जो ये निकले निकले रहते हैं इसको हम लोग ऑन्स बोलते हैं। इंडिया में कितने जोन्स हैं जहाँ जहाँ पे हम लोग का वीट ग्रो होता है, तो स्पेशली वीट ग्रोइंग जोन्स हैं आपके, ये आपके 6 जोन्स हैं। ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा आता है कि कितने जोन्स होते हैं इंडिया में। ठीक है। जोन्स का नाम पूछ लेगा और उसका कितना एरिया है, वो कितना एरिया में कंट्रीब्यूट, आप लोग अच्छे से जान लेना। जैसे कि आपका नॉर्दर्न हिल जोन है, 0.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। इसमें कौन कौन से जितने भी आपके जो नॉर्थ पार्ट के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड का हो गया, सिक्किम हो गया, ये सारे के सारे आपके नॉर्दर्न हिली जोन्स में है। इसका कंट्रीब्यूशन कम है, और यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका वीट ग्रो होगा उसका ड्यूरेशन मोर देन 180 या फिर 180 डेज तक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है एज कम्पेयर टू अवर प्लेट दिस प्लेन जोन्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न प्लेन जोन, जिसमें कि हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे ईस्टर्न यूपी ये सब आते हैं। ये भी अच्छा काफी आपका प्रोडक्टिव जोन्स है, क्योंकि इन दोनों जोन्स में क्या है, आपका जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, जो हमारी गंगा रिवर आ रही है, उसके जो आसपास एरिया है, वो सारे के सारे हमारे इंडो गंगेटिक जोन्स होते हैं, वो काफी प्रोडक्टिव सॉइल होती है। तो ये जो जोन्स है दोनों, ये काफी ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन है आपका जो सेंट्रल, जैसे आपका एमपी हो गया, कुछ गुजरात के पार्ट्स हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका जो वीट होता है वो काफी क्वालिटी वाइज होता है यहाँ पे। ठीक है। इसका भी जो प्रोडक्शन है ज्यादातर उसका एमपी में ही है, तो वो आपका 5.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। और जो कम करते हैं, जहाँ पे आपका स्पेशली डाइकोकम और ड्यूरम जो वीट यूज होता है, इन सब एरियाज में ज्यादातर हम लोग ट्रिटिकम एस्टिवम यूज करते हैं। बाकी जो सेंट्रल, पेनिनसुलर, सदर्न हिल है, इन तीनों एरियाज में हम लोग ज्यादातर, सेंट्रल में भी ज्यादातर आपका दोनों ही होता है, आपका एस्टिवम भी होता है प्लस ड्यूरम डाइकोकम भी हम लोग यूज करते हैं। बट जो स्पेशली 5 एंड 6 नंबर पे है, इसमें स्पेशली हम लोग डाइकोकम और ड्यूरम यूज करते हैं, जहाँ जो कि हम लोग जैसे उपमा हो गया, रवा हो गया, ये सारे के सारे जो उपम हो गया, क्या क्या जो सदर्न पार्ट में जो भी हमारे फूड मटेरियल या फूड आइटम्स बनते हैं, उसके लिए ये सब यूज होता है। ठीक है। तो ये आप जोन्स याद रखना, प्लस आप उसका कितना एरिया है, और कुछ कुछ अगर ये याद कर सकते, इसी से पता चलेगा कि अगर नॉर्थ के हिल जोन में कौन कौन से पार्ट आएंगे। अगर आप मैप में देखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन है तो नॉर्थ में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, फिर प्लेन जोन है तो आपका जाहिर सी बात है पंजाब, हरियाणा ये सब आएंगे। ईस्टर्न प्लेन जोन है तो जो भी है ईस्टर्न टूवर्ड्स में क्या है, यूपी है, बिहार, वेस्ट बंगाल है। सेंट्रल में आपके एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये सब आते हैं। पेनिनसुलर जोन जो किनारे किनारे पे आते हैं। ठीक है। और सदर्न हिल जोन जैसे कि आपका नीलगिरी, ये सारे के सारे आते हैं तमिलनाडु वगैरह में। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना, मोटा मोटा को एक दो नाम याद कर सकते हो।